फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वालिस फार्मूला। जब भी हम समाकलन करते हैं तो वाली का फार्मूला काफी उपयोगी होता है। समाकलन में दो समाकलन होते हैं, निश्चित व अनिश्चित। वाली का सूत्र निश्चित समाकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। वाली का सूत्र निश्चित समाकलन हेतु आखिर हम वाली के सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे? बड़ी सरलता से इसे समझा जा सकता है। मान लेते हैं कोई निश्चित समाकलन निकालना हो, यदि उसकी सीमा शून्य से लेकर पाई बाई 2 तक हो, वह साइन एक अविजीय फलन हो, साइन nx dx। निश्चित तौर पर हम साइन nx dx का समाकलन कर सकते हैं, किंतु यह समानीयन सूत्र से संबंधित होगा, जबकि यह अनिश्चित समाकलन हो। तो जब हम अनिश्चित समाकलन की बात करते हैं तो वहां पर समानीयन सूत्र की सहायता से इसका समाकलन किया जाता है, किंतु अगर यही समाकलन हमें निश्चित समाकलन पर करना हो तो इसके लिए वाली का सूत्र प्रयोग में आता है। तो वाली का सूत्र जब हम लिखेंगे तो इसका एक विधि है, इसकी एक कला है। यदि हम n यहां से शुरू करें, क्योंकि यह n क्रम का समाकलन हमें करना है, तो हम अंश से नहीं हर से इसकी शुरुआत करेंगे। हम हमेशा अंश के बाद हर करते हैं, पर यहाँ पर हम हर पहले करेंगे। हर तो हर से शुरू होगा ये n के बाद n-1, फिर n-1 के बाद n-2, फिर n-3, फिर n-4, फिर n-5। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें रुक जाना है कहाँ पर? 2/3 पर। तो हमने देखा कि हमने एक निश्चित समाकलन के लिए साइन nx पर समानीयन सूत्र न उपयोग करते हुए वाली का सूत्र प्रयोग किया, जिसे हम n से शुरू करते हैं। अगर यहाँ n है तो n से शुरू होता है हर से, फिर अंश में आते हैं एक कम करते हुए n-1, फिर हम पुनः हर में आते हैं एक और कम कर देते हैं n-2, फिर हम एक कम कर देते हैं n-3, फिर हम एक कम कर देते हैं n-4, फिर हम एक कम कर देते हैं n-5। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा अंत तक, अर्थात 3/2 तक। किंतु यह केवल विषम के लिए होता है, विषम, जबकि n एक विषम संख्या हो। जैसे विषम संख्या अर्थात आप सभी जानते हैं सम संख्या, विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, अर्थात 3, 5, 7, 9। इस प्रकार जब n का मान होगा, अर्थात यह सूत्र लागू होगा 0 से π/2 साइन 3x dx के लिए। यह सूत्र लागू होगा 0 से π/2 साइन 5x dx के लिए। वाली का सूत्र फिर से लागू होगा 0 से π/2 साइन 9x dx के लिए। इसी प्रकार अन्य सभी विषम संख्याओं के लिए वाली का सूत्र लागू होता है। फिर एक प्रश्न आता है, अगर 3x न होगा 2x हो तब क्या? 5x न हो 4x हो तब क्या?
न हो 10x हो तब क्या? क्योंकि हमने सिर्फ संख्या बदली, संख्या तो संख्या है, किंतु हमें सम और विषम का ध्यान रखना होता है। विषम के लिए हमने सूत्र बताया वाली का सूत्र, बिल्कुल वैसे ही हम वाली का सूत्र हम सम संख्या के लिए लगाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अंत में आपको थोड़ा सा बदलना है, 3 नीचे की जगह ऊपर कर देंगे, 3/2 1/2 और π/2। यह आप देख सकते हैं पूरा सूत्र वही है, कोई बदलाव नहीं। कितना अनंत, असंभव और कठिन समाकलन को हमने वाली के सूत्र से बड़ी सरलता से देखा। पूरा सूत्र वही, n से फिर से शुरू, n-1, एक कम n-2, फिर एक कम n-3, इसी प्रकार 3/2, 1/2, π/2, किंतु यह विषम की जगह सम होगा और 3 की जगह 2, 4, 6, 8, इसी प्रकार अनंत संख्या है, किंतु सम संख्या। अतः आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। प्रश्न ये था कि sin वर्ग x का समाकलन क्या होगा, sin 4x का समाकलन क्या होगा। निश्चित समाकलन निम्न सीमा 0 से लेकर उच्च सीमा π/2 तक। आप निकाल सकते हैं sin 1 लाख x, ये भी निकाला जा सकता है। sin 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, आप इसका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं वाली के सूत्र से। फिर से प्रश्न आता है कि अगर यह sin nx की जगह cos nx हो तो हम फिर से दुविधा में हो जाते हैं कि अगर यही प्रश्न cos के लिए हो जाए तब सूत्र क्या वही होगा या बदल जाएगा। उत्तर सेम है, प्रश्न अलग है, अर्थात अलग अलग प्रश्न का उत्तर एक ही है। cos nx के लिए भी वही सूत्र होगा जो sin nx के लिए होता है। अर्थात sin nx के लिए मैंने जो सूत्र बताया था विषम संख्या के लिए 2/3 विषम 3, 5, 7, 9 ये सूत्र होगा, जैसे sin के लिए था, और सम के लिए इसका सूत्र होगा बिल्कुल वैसा ही, केवल हम इसे बदल देंगे। 3/2, 1/2 और π/2 ये सम के लिए हो जाएगा, जहां पर 2, 4, 6, 8 अनंत। अतः जब हमें समस्याओं का सामना cos के रूप में करना पड़े या sin के रूप में करना पड़े, हम दोनों ही स्थिति में निश्चित समाकलन निकाल सकते हैं और यह वाली का सूत्र उस असंभव समाकलन को संभव और बड़ी सरलता से हल में बदल देता है। हम देख सकते हैं इसका प्रयोग कैसे होता है। मान लेते हैं 0 से π/2 sin² x dx, इसका समाकलन क्या होगा। वाली के सूत्र से हमें मालूम है, n से स्टार्ट करेंगे, n 2 है तो ये हो जाएगा 2, 2 में 1 कम कर देंगे, ये हो जाएगा 1। हमने स्टार्ट किया n से जो कि 2 है, n में हमने 1 कम कर दिया, 1/2। चूंकि ये सम संख्या है और हमें मालूम है कि 1/2 स्टार्ट होता है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि 1/2 के बाद π/2 भी आता है, ये π/2। तो हम देख सकते हैं कि sin² x का समाकलन होगा π/4, क्योंकि 1 में फिर से अगर हम 1 को घटाएंगे तो वह 0 हो जाएगा। अतः यह सम संख्या है, सम संख्या में हम 1/2 लिखते हैं तो ये 1/2 होगा, साथ में π/2 भी होता है, तो π और 1 π और 2 दूनी 4, तो इसका जो आंसर होगा वो π/4 होगा। सामान्य तरीके से अगर इसका हम समाकलन ज्ञात करने का प्रयास करें तो काफी जटिल
उसका विधि होती है, लेकिन हमने वाली के सूत्र से बड़ी आसानी से इसे हल कर दिया। मान लेते हैं यह cos स्क्वायर x होगा, cos स्क्वायर x होगा, तो भी इसका उत्तर यही होगा, क्योंकि हम वाली सूत्र से जानते हैं कि sin और cos दोनों के लिए इसका मान एक ही होता है। ये सम के लिए हो गया, और यही अगर विषम के लिए होगा, 3 के लिए होगा, तो सूत्र बड़ा आसान। फिर से हम देखेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। ये 3 में 1 कम कर दिए तो हो गया 2, 2 में 1 कम कर दिए तो हो गया 1, और 1 में 1 कम कर दिए तो परिभाषित नहीं है, तो विषम के लिए हम 2/3 में रुक जाते हैं, 2/3, और हम देख सकते हैं कि इसका हल 2/3 होगा। तो बड़ी आसानी से cos क्यूब x dx को हमने जब हल किया तो उसका मान 2/3 आया, जो कि काफी दिक्कत और जटिल क्रिया थी, लेकिन हम वाली के सूत्र से बड़ी ही आसानी से सीधे ही उसका मान 2/3 निकाल दिए। 3 अर्थात n में से हमने 1 कम कर दिया 2 में से 1 कम किया, लेकिन उसकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि विषम में वह 2/3 में रुक जाता है, और यही इसका मान है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार बहुत सारे प्रश्नों को आप वाली के सूत्र से हल कर सकते हैं, और यह किसी भी संख्या के छोटा या बड़ा होने पर निर्भर नहीं करता। संख्या कितनी भी बड़ी हो, बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो n होगी वह धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर वह ऋणात्मक हो तो यह वाली का सूत्र वहां पर उपयोगी नहीं होगा, लागू नहीं होगा। यानी धनात्मक पूर्ण संख्या मतलब वह संख्या होनी चाहिए, आप सभी को मालूम है धनात्मक पूर्ण संख्या 2, 4, 1, 2, 3, 4 इन सभी पर लागू होता है, सभी धनात्मक पूर्ण संख्या है। तो यही है वाली का सूत्र। एक प्रश्न मैं करूंगा, क्या 0 पर यह वाली का सूत्र लागू होगा या नहीं, आप मुझे बताएंगे। ये आपका प्रश्न है, इस पर विचार कीजिए, जितना विचार करेंगे उतना सीखेंगे। तो धनात्मक पूर्ण संख्याओं में क्या n बराबर 0 लागू होगा या नहीं होगा, यह अगले लेक्चर में हम सीखेंगे। धन्यवाद।